सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी टेंशन आपकी वो होती थी कि आज तो ये कर पा रहा हूँ, पता नहीं कल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो जहाँ से मैं आ रहा था, जिस पृष्ठभूमि से मैं आ रहा था, यूपीएससी जैसा कुछ बड़ा अटेम्प्ट करने की सोचना भी अपने आप में एक डेयरिंग बात थी। मैं रात-रात को उठ करके बैठ जाता था, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात-रात भर रोता रहता था, मैं क्या करूँगा मैं? इस प्रॉब्लम से हारना मुझे मंज़ूर नहीं था क्योंकि इस प्रॉब्लम को चूज़ मैंने नहीं किया। कोई भी अगर मैंने सपना देखा है, तो उसको पूरा करने का, हर कीमत पे पूरा करने का हौसला भी रखना चाहिए। जब हौसला कर गया ऊँची उड़ानों का, जब हौसला कर गया ऊँची उड़ानों का, तो देखना फिज़ूल है कद आसमानों का। नमस्कार, मेरा नाम है सम्यक जैन। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल किया और मैं 2022 बैच के एग्मोट काडर में आईएएस नियुक्त हुआ हूँ। फिलहाल मैं पौंडीचेरी में सब कलेक्टर के रोल में कार्यरत हूँ। मेरी ज़िंदगी जब शुरू हुई तो मैं एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह शुरू हुई, लेकिन ट्विस्ट आया 18 वर्ष की उम्र में। जब मैं 18 साल का था और मैं 12th पास करके जस्ट निकला ही था, तो किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह साइंस साइड के मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। पर हुआ ये कि एक दिन अचानक से हम लोग का एक एग्ज़ाम हम लोग का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, इंजीनियरिंग ग्राफ़िक्स, जिसमें काफ़ी ड्राइंग और काफ़ी मुहिम ड्राइंग का रोल रहता था। और मैंने ये नोटिस किया कि उसमें 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना था, पॉइंट ए और पॉइंट बी। उन दोनों के बीच में एक सीधी लाइन मैं नहीं खींच पा रहा था, या तो मैं पॉइंट ए नहीं देख पा रहा था, पॉइंट ए देख पा रहा था, तो पॉइंट बी नहीं देख पा रहा था। थोड़े दिन तक मैंने कुछ कोशिश करी, मैंने थोड़ी डार्क पेंसिल से कोशिश करी, कुछ किया। बट धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ने लगी, दूसरे-दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ने-लिखने में मुझे भी थोड़ी-थोड़ी समस्याएँ आने लगी। दूर का देखने में या साइड का देखने में कभी-कभी कुछ-कुछ दिक्कतें होने लगी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, पास ही के एक जो आपका छोटा-सा डॉक्टर होता है आई स्पेशलिस्ट, उसके पास गया। उसने कहा कि तुम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओ, कुछ बड़ा है। मैं थोड़ा-सा घबराया और बड़े डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने मुझे और बड़े डॉक्टर को पास भेज दिया। मैं पुणे में था और पुणे से उठ कर के बॉम्बे हॉस्पिटल गया। बॉम्बे हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बताया कि पूरे पहले तो कई सारे टेस्ट करवाए, 4-5 टेस्ट्स के बाद उन्होंने मुझे बताया कि जो बीमारी मुझे हो गई है उसका नाम है मैकुलर डिजेनरेशन, और अफ़सोस की बात ये है कि इसमें कोई भी इलाज नहीं है। उससे भी ज़्यादा अफ़सोस की बात ये थी कि ये अभी बढ़ने वाली स्टेज में थी, नेसेंट स्टेज में थी और आगे जाकर के बढ़ सकती है। तो मैं काफ़ी घबरा गया था इस सब के बाद, और मेरा उस समय 2014 में जब मैं 18 वर्ष का था, मेरा मेरा पढ़ाई से थोड़ा-सा मन उचट गया और मैं इंजीनियरिंग में ध्यान नहीं दे पाया, मेरा मन वैसे भी नहीं लग पा रहा था उस कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में मैं इस प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था, मैं फ़ेल हो गया और मैं इंजीनियरिंग छोड़-छाड़ करके दिल्ली आ गया वापस अपने घर। 2015 आया, 2015 के बाद 2016 आया और 2016 तक ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि अब तक मैं अपने खुद के एग्ज़ाम भी खुद से नहीं लिख पा रहा था, और अब मेरे लिए छुपाना मुश्किल हो गई थी ये बात। तो कहीं न कहीं कुछ-कुछ लोगों को ये बात बताई। सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, क्योंकि कहीं न कहीं तब तक मेरे पेरेंट्स भी एक डिनायल मोड में थे कि नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। और क्योंकि सबसे ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैं खुद ही फेस कर रहा था। ये दिन पर दिन जो बढ़ रही थी, मैं खुद ही फेस कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने उनको बताने से शुरुआत करी। उनको भी मेरे को कई दिन, कई महीने लगे समझाने में कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये आज की डेट में इतनी बढ़ गई है, ये सिचुएशन है। और उनको भी रियलाइज़ होते रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसको ये समस्या है। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जब मेरे माँ-बाप ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ठीक है, इसको ये दिक्कत है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बुरी बात ये होती है कि आप पिछले महीने तक कुछ काम कर सकते हो, इस महीने या 6 महीने पहले जो आप काम कर पा रहे थे, अब वो नहीं कर पा रहे हो। जिस तरीके से आप टीवी देख पा रहे थे, जिस तरीके से आप कंप्यूटर चला पा रहे थे, आप कंप्यूटर चलाना बंद आपने छोड़ दिया। आपने बहुत कुछ करना छोड़ दिया, साइक्लिंग करना या स्कूटी चलाना, सब कुछ छोड़ दिया। एक-एक करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जो कि अब बड़ी ही आसानी से कोई भी आम इंसान पहले कर पा रहा था, और वो मैं धीरे-धीरे देख पा रहा था कि मेरे लिए एक-एक करके कटती चली जा रही थी, और मैं दिन भर बैठ कर के ये सोचता था कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ अब और अब क्या-क्या नहीं कर सकता। मैं पिछले महीने क्या-क्या कर सकता था और इस महीने अब मैं क्या और नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड था, मुझे याद है आज भी। मेरे को कई रातों को नींद नहीं आती थी, मैं रात को उठ के बैठ जाता था, रोता रहता था कि पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा? मेरे को कोई नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? मैं कभी लाइफ़ में सेटल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा? मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? अ, मैं लाइफ में क्या करूँगा? अब इतना तो कोई हमारा बड़ा अमीर परिवार भी नहीं था कि चलो कोई बात नहीं, 6 पुश्ते 7 पुश्ते बैठा कर के खिला देंगे। पापा भी एक सामान्य सी नौकरी में ही थे, मम्मी-पापा दोनों ही एक मिडल क्लास फैमिली से हम आते थे, और
जैसे तैसे घर चला रहे थे। ठग टाइप का डॉक्टर भी मुझे मिल गया था, बरेली साइड में था वो। कब बहुत सारे क्लेम करते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको ठीक कर देंगे, आप हमारे पास आइए। उस समय जो भी कोई कहता था कि मुझे ठीक कर देगा, मेरे को बड़ा ही आशावान हो जाता था और मैं दौड़ करके उसके पास जाता था। फिर 2-3 हफ्ते बाद जब मुझे रियलाइज़ होता था कि नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ़ पैसे बनाने का खेल है ये, तो बड़ा ही निराश होकर के मैं वापस आता था। मैं रशिया भी गया, वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया। मैं आयुर्वेद में मैंने देखा कि चलो आयुर्वेद में इसका इलाज है, तो मैं केरला तक गया आयुर्वेद के लिए और मैं 1 महीना वहाँ बिता कर के आया। जो नहीं होना था, वो नहीं हुआ। मैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो मेरे को कोई कभी इलाज नहीं मिला। इसी के साथ-साथ ये बीमारी बढ़ती गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अब आगे और क्या करूँ, कैसे करूँ? सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है आपका इस बीमारी में सबसे पहले वो टूट जाता है, क्योंकि आप सामान्य तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पाते। वो चीज़ें जो आप कल तक कर पा रहे थे, वो कल तक नहीं कर पा रहे थे, आज नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ये है कि जो चीज़ें मैं आज कर पा रहा हूँ, क्या मैं उन्हें कल भी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी टेंशन आपकी वो होती थी कि आज तो ये कर पा रहा हूँ मैं, पता नहीं कल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो वो सारी टेंशन्स, वो सारे प्रेशर और बहुत ज़्यादा इंटरनल जो डिप्रेशन वगैरह होता है कहीं न कहीं उसका भी एक सामना मैंने किया। मैंने बताया कि मैं रात-रात को उठ कर के बैठ जाता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात-रात भर रोता रहता था, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा? तो जब मैंने ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आया कि मैंने ये सोच लिया कि अब जब तक मैं ट्रीटमेंट ढूँढ रहा हूँ, मैं 1 डेढ़ साल, 2 साल मैंने बहुत दिल लगा कर के ट्रीटमेंट ढूँढा और जब ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो मैंने फाइनली कहा कि सम्यक अब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा और अब मैं इसके आगे ट्रीटमेंट ढूँढने की कोशिश भी नहीं करूँगा। जब मैंने वो किया, तो कहीं न कहीं एक मेंटल पीस मेरे अंदर आई। तब मैंने गिव अप कर दिया कि यार जो होगा सो होगा, que sera sera। अब मेरे को डर नहीं है। अब जो होगा सो होगा। ये इतना बुरा आ चुका है कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ कर के, एक रेगुलर कॉलेज छोड़ कर के, एक ओपन स्कूल से एक सामान्य से डिग्री कर रहा हूँ, जिसका फ्यूचर क्या होगा, जिसके बाद मुझे कहाँ जाना है, क्या जॉब लगेगी, लगेगी भी नहीं लगेगी। एक टाइम पे तो ये भी था कि मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उस पे भी डाउट है। ये मेरा रॉक बॉटम है। इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। इससे खराब और होगा ही क्या? तो जब आप एकदम शून्य पे पहुँच जाते हैं, जब आप एकदम ज़ीरो हो जाते हैं, तब आपका वो जो डर होता है ना कि मैं और नीचे ना गिर जाऊँ, वो डर निकल जाता है कि इससे इससे खराब तो और क्या ही होगा। तो कहीं न कहीं उस खराब हालत में जीने की मैंने आदत बना ली और उस खराब हालत से लड़ने की मैंने एक आदत बना ली कि कैसे तो भी अब तो इससे ऊपर ही जाएँगे। स्ट्रगल बहुत था क्योंकि मैं अब किताबें भी खुद से पढ़ लिख नहीं पा रहा था, तो मेरी मम्मी ही थी, जो ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरी बुक्स मुझे पढ़ कर के सुनाती थी। अब एक आदमी कितनी ही बार वो किताब पढ़ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार, कुछ-कुछ चीज़ें आप 2 बार पढ़वा दोगे, उससे ज़्यादा तो उनसे नहीं कह सकते क्योंकि किताबें भी बहुत हैं। उसी 1-2 बार में मैं जितना समझ पाता था, उतना समझ पाता था और उस हिसाब से फिर मैं जितना वो मेरी राइटर भी बनती थी, फिर मैं उनको जितना लिखवा पाता था, उनसे उतना लिखवा पाता था, जैसे-तैसे कर आकर के मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। अब आगे क्या करें? मैं इसी दौरान मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला कि जब मैंने एक्सेप्ट किया कि अब इसी के साथ जीना है, यही मेरी रियलिटी है, तो मैंने सोचा कि अब इसके साथ जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को, आप उसी के साथ कैसे रहना है, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो जब मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया, तो मुझे जर्नलिज़्म में एक अच्छी खासी रुचि आई कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उस समय भी मैं ये नहीं सोच रहा था कि आगे मेरा करियर किस चीज़ में बनेगा या किस चीज़ में नहीं बनेगा। अच्छी बात ये थी कि अब तक मेरे पेरेंट्स मुझे पूरी तरीके से समझ चुके थे और वो हर चीज़ में मेरे साथ मेरे पीछे खड़े थे, कि तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे पीछे हैं। कहीं न कहीं तो पानी अपना रास्ता ढूँढ ही लेता है। कहीं न कहीं तो तू अपना कुछ न कुछ तो तू बन ही जाएगा, कैसे न कैसे तो। तो हम एक ऐसे परिवार से आते हैं कि बिज़नेस करना भी ऑप्शन हो जाता है कहीं न कहीं। लेकिन पेरेंट्स के पास इतना पैसा तो था नहीं कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या कोई बहुत बड़ा बिज़नेस खोल करके दे देते। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक किराने की दुकान खोल करके दे देते थे। और मेरे को वही डर था कि मेरे को सारी ज़िंदगी बैठ कर के बिस्किट और सर्फ़ के पैकेट नहीं बेचने थे। वो मेरा फ़ियर था कि ये चीज़ नहीं करनी है मुझे लाइफ़ में। वो ज़िंदगी नहीं जीनी थी। कहीं न कहीं मेरे को ये भी था, मैं अपने अंदर के पोटेंशियल को जानता था। मैं ऑल थ्रू आउट माय एकेडमिक लाइफ़ स्कूल्स में अच्छा स्टूडेंट रहा था, टॉपर भी रहा था टाइम टू टाइम, अच्छे मार्क्स से पास होता था, सब कुछ अच्छा था। एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ठीक-ठाक था। एक अच्छी पर्सनैलिटी थी मेरे पास। मुझे लगता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कुछ अच्छा, कुछ बड़ा कर जाने के लिए। पोटेंशियल से ज़्यादा मेरे पास सपने थे। 18 साल का आदमी जब उसने पूरा स्कूल खत्म कर लिया है 12वीं तक, उसके पास बतेरे सारे सपने होते हैं
कि वो आगे चल करके वो ये बनेगा, वो ये करेगा, उसका घर ऐसा होगा, उसके पास ये गाड़ी होगी या वो वहाँ जाएगा। एक सर्टेन लाइफ़स्टाइल के ड्रीम्स होते हैं। जब आपको लगता है कि वो ड्रीम्स टूट रहे हैं या वो किसी भी हालत में ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, वो पूरे नहीं हो सकते, साथ ही साथ जो आपकी रियलिटी है, वो बहुत ही भयावह है। वो सोच कर के वो जो डर लगता था, जो रोना आता था, वो एक अलग ही लेवल का था कि वो उसके साथ कैसे डील किया जाए कि एक-एक करके मेरे सारे सपने टूट रहे थे। बट वहीं मैंने डिसाइड किया कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर मैं ज़िंदगी में अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया, तो कहीं न कहीं ऐसा होगा कि इस बीमारी ने या इस प्रॉब्लम ने मुझे हरा दिया और इस चीज़ से हारना मुझे मंज़ूर नहीं था। कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी इस प्रॉब्लम से हारना मुझे मंज़ूर नहीं था क्योंकि इस प्रॉब्लम को चूज़ मैंने नहीं किया। तो अगर मेरी लाइफ़ के मेरे प्लान्स थे, अगर मेरी लाइफ़ के मेरे पास ड्रीम्स थे कि मैं कुछ अचीव करूँगा, मैं कुछ बड़ा बनूँगा, अचानक से कोई चीज़ आकर के मेरे को उन ड्रीम्स को अचीव करने से रोक दे, वो चीज़ मुझे नागवारा थी, वो चीज़ मुझे अनएक्सेप्टेबल थी, तब भी थी, आज भी है कि कोई भी अगर मैंने सपना देखा है, तो उसको पूरा करने का, हर कीमत पे पूरा करने का हौसला भी रखना चाहिए। जब हौसला कर गया ऊँची उड़ानों का, जब हौसला कर गया ऊँची उड़ानों का, तो देखना फिज़ूल है कद आसमानों का। सिविल सर्विसेज़ साथ ही साथ जैसा कि मेरा बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता था कि कुछ ऐसा करना है, जो कि मेरे कैलिबर को, मेरे पोटेंशियल को हमेशा जस्टिफ़ाई करे। जिस लेवल का मैं हूँ, उसको जस्टिफ़ाई करे। और कहीं न कहीं आईएएस या सिविल सर्विसेज़ मुझे लगा कि वो हो सकता है। तो वहाँ से मैंने ठान लिया साल 2019 के एंड में कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है। घर वालों को बताया तो मम्मी-पापा हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ, तेरे को जो चाहिएगा हम तेरे साथ हैं। उन्होंने पूरा-पूरा मुझे सपोर्ट किया। 2020 में कोरोना आ गया और कोविड का लॉकडाउन लग गया। उस समय मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू करी, क्योंकि कॉलेज ऑनलाइन चला गया, मैं घर आ गया, हॉस्टल से आ गया। अब तक मेरे पास मेरा टाइम कॉलेज में और दोस्तों में कट जा रहा था। मुझे शायद पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं घर आ गया और मैंने घर से ही अपनी प्रिपरेशन चालू करी। दुनिया के लिए शायद वो टाइम पीरियड एक बहुत ही टफ टाइम पीरियड रहा होगा, मैं मानता हूँ। शायद हमारे परिवार के लिए भी काफ़ी टफ टाइम पीरियड रहा था वो। बट मैं ये कहता हूँ मेरे लिए वो बेस्ट टाइम पीरियड था क्योंकि उसने मुझे बहुत टाइम दिया पढ़ने के लिए। और पढ़ना तो अब मुझे आ ही गया था। मेरे पास मेरा कंप्यूटर था, मेरे पास मेरा फ़ोन था, अखबार पढ़ना है फ़ोन से, किताबें पढ़नी है कंप्यूटर से। और ऐसा होता है कि कहीं न कहीं हर बुरी चीज़ में एक अच्छी चीज़ छुपी होती है। देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरी डार्क क्लाउड। जब आपके पास एक एक सेंस कम हो जाती है, तो आपकी बाकी सेंसेस थोड़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो पाती है। इनफैक्ट जब आपकी एक सेंस थोड़ी कम है, तो आप आँखें बंद करके भी मैं पढ़ पा रहा था, क्योंकि मेरे मेरे को पढ़ने के लिए सिर्फ़ सुनने की ज़रूरत थी। लैपटॉप, कंप्यूटर बोल रहा था या फ़ोन बोल रहा था और मैं बस आँखें बंद करके सुन रहा था। इससे मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरा अटेंशन स्पैन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक पूरी सेंस कम हो गई थी। कुछ भी विजुअल ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर पाती। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान बुक्स तो मैंने सॉफ्ट फॉर्म में जैसे-तैसे जुगाड़ ली थी। कोचिंग क्लास मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं और जो मेरा पढ़ने का तरीका है वो मैच नहीं करता। मैंने उनसे सॉफ्ट फॉर्म में मटीरियल माँगा तो उन्होंने उसके लिए भी हाथ खड़े कर दिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एकला चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सेल्फ स्टडी ही करनी शुरू करी। किताबें तो जुगाड़ ली पर राइटर चाहिए था कि प्रीलिम्स और मेंस लिखेगा कौन? तो उस टाइम पे जैसा कि मम्मी ही मेरी राइटर बनती आई हैं, हमने सोच-विचार करके घर में मम्मी को ही राइटर के लिए हमने अपॉइंट कर दिया कि मम्मी आप ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिख देना, आप ही मेंस का एग्ज़ाम भी लिख देना। हमने घर पे बैठ कर के तैयारी करी। मम्मी मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ती थी और ऑप्शंस पढ़ती थी, मैं बताता था एबीसीडी, कभी-कभी दोबारा रिपीट भी करनी जानी पड़ती थी। हमने खूब प्रैक्टिस करी जिसमें कि आपस में कम्युनिकेशन जो है वो ठीक-ठाक एस्टैब्लिश हो गया। अ, मैंने उनको आंसर्स डिक्टेट किए। स्टार्टिंग में मेरे लिए डिक्टेशन थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती थी पूरी आंसर्स की, क्योंकि मैं भी यूपीएससी आंसर राइटिंग सीख ही रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जब तक मैं खुद से नहीं लिखूँगा, तब तक मैं उनको ठीक से डिक्टेट नहीं कर पाऊँगा। अब मैं खुद से कैसे लिखूँ? मैंने अपने घर पे एक बड़ा-सा व्हाइट बोर्ड खरीद रखा था। मैं थोड़ा बहुत तो उस पे लिख कर के प्रैक्टिस कर लेता था कि चलो ठीक है, इस पे बड़ा-बड़ा ब्लैक मार्कर से लिख दिया, कुछ उससे हो गया। उसके अलावा फिर मैंने क्या किया, मैं रात को पढ़ता था। रात को तो मम्मी सोती थी, मम्मी दोपहर में काम करती थी। तो मैं रात को कंप्यूटर पे सारे आंसर्स टाइप कर देता था, जो मेरे को आंसर राइटिंग की जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अपने पूरे मॉक टेस्ट के सारे आंसर्स कंप्यूटर पे वर्ड में टाइप कर देता था और मम्मी को भेज देता था। मम्मी उनको राइटिंग प्रैक्टिस करके, मम्मी उनको फेयर करके, स्कैन करके अपलोड कर देती थी और उस तरीके से मेरे जो मॉक टेस्ट थे, वो इवैल्यूएशन के लिए चले जाते थे। इस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया, इस तरीके से कोशिश की, इस तरीके से तैयारी करी। प्रीलिम्स दिया, फर्स्ट प्रीलिम्स दिया, शायद मैं अंडर प्रिपेयर्ड था।
नहीं हो पाया, थोड़ा-सा बुरा लगा कि नहीं हो पाया, बट मैंने सोचा कि ठीक है, हार को हार की तरह नहीं लेना है, हार को एक स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस की तरह लेना है कि इससे क्या सीख सकता हूँ मैं? वो जो मैं 2020 का अटेम्प्ट जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और वो मैं नहीं कर पाया, उससे जो मेरे को इतनी सारी लर्निंग्स मिली, वो मेरे लिए एक अपने आप में एक ट्रेजर ट्रोव था कि अगली बार क्या नहीं करना है। मैंने सिर्फ 62 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे प्रीलिम्स में, मैंने उसको बढ़ा करके 90 कर दिया। मैंने अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ा दिए, मैंने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, जो स्ट्रैटेजी चेंज करनी थी, वो मुझे सिखा गया फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में मैं मच बेटर प्रिपेयर्ड था और सेकंड अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स मम्मी के साथ मैंने दिए और क्लियर हो गए। प्रीलिम्स के बाद हमने मेंस की फुल फ्लेजेड और जोर-शोर से तैयारी करी। तो कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मम्मी नहीं बन सकती राइटर, क्योंकि उनसे वो 4 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, या 2 पेपर 1 दिन में उनसे नहीं लिख पा रही थी उस तरीके से जिस तरीके से आना चाहिए आंसर। उनके एल्बो में भी, हाथ में भी थोड़े-से इश्यूज़ थे, तो वो ज़्यादा लिख भी नहीं पा रही थी। एमसीक्यू में तो सिर्फ टिक करना होता है, वो तो वो करके निकल जा रही थी, पर लिखने के टाइम पे थोड़ा-सा दिक्कत हो रही थी। अब मेंस सिर्फ 2-3 महीने दूर था, 2 ढाई महीने दूर था। उसका फॉर्म भी भरना था जिसमें कि मुझे राइटर की डिटेल्स देनी थी और समय हाथ से निकला जा रहा था कि क्या करूँ? मैंने दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया कि भई क्या किया जाए? तभी मेरी एक दोस्त सामने आई कि सम्यक, मैं तुम्हारा पेपर लिख दूँगी। वो कहीं और थी, वो किसी और शहर में थी उस वक़्त और मुझे राइटर का नाम देना था। मैंने उसके साथ एक भी बार प्रैक्टिस नहीं करी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? उसने कहा, तुम भरोसा रखो, तुम मेरा नाम दे दो। मैंने भरोसा रखा और मैंने उसका नाम भर दिया। वो आई, हमने साथ में प्रैक्टिस करी। उसने मेरे सारे मेंस के पेपर लिखे और तो उसके हाथ में भी दर्द हो गया लिखते-लिखते, बट उसने फिर भी अपनी पूरा डेडिकेशन के साथ उसने मेरे सारे पेपर लिखे और फॉर्च्यूनेटली मेरा मेंस भी हो गया। और फिर फॉर्च्यूनेटली इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्योंकि ऐसा था कि मास कम्युनिकेशन के हैं, मास कम्युनिकेशन में आपको बात करने का तरीका तो सिखा ही देते हैं, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है वो तरीका तो सिखा ही देते हैं। फॉर्च्यूनेटली इंटरव्यू भी अच्छे से निकल गया। जैसे-जैसे रिज़ल्ट की डेट पास आने लगी, वैसे-वैसे मुझे लगने लगा कि डर अंदर का बढ़ने लगा कि कॉम्पिटिशन बहुत है, शायद होगा, शायद नहीं होगा। ये अटेम्प्ट था, फैमिली में भी काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही थी। पेरेंट्स की जॉब थोड़ी-सी इनसिक्योर हो गई थी। वो दोनों एयर इंडिया में जॉब करते थे, उस समय वो एयर इंडिया प्राइवेटाइज़ होने वाली थी, तो पता नहीं उनकी जॉब रहती कि नहीं रहती। मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं कैसे दे पाता, कैसे नहीं दे पाता। मेरे को था कि जो मेरा बेस्ट शॉट हो सकता था सिविल सर्विसेज़ के लिए, वो यही शॉट था। रिज़ल्ट की डेट आते-आते मुझे ऐसा लगने लगा कि पता नहीं शायद नहीं हो पाएगा। रिज़ल्ट से 2-3 दिन पहले मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि यार बस फाइनल लिस्ट में कहीं तो भी नाम आ जाए, किसी भी लिस्ट रैंक पे नाम आ जाए, 200, 250, 300, 400 क्या फ़र्क पड़ता है, नाम आ जाए। एक मतलब एक वाइड थॉट ये आता था कि यार अगर 100 से नीचे रैंक आई, सपोज़ 99 या 90s में कुछ रैंक आ गई, डबल डिजिट रैंक आ गई, कितना ही ऑसम होगा, कितना ही मज़ा आ जाएगा, फिर तो नाम ही नाम हो जाएगा। रिज़ल्ट का डे आया, इट वाज़ अ मंडे 30th मई। वो कहता है कि समय एक रिज़ल्ट आया है, एक लिस्ट आई है, उसमें तुम्हारा नाम है। मैंने कहा ठीक से चेक कर, शायद तू गलत लिस्ट चेक कर रहा है। शायद ये वो लिस्ट नहीं है। हो सकता है मेंस की लिस्ट हो, तू मेंस की लिस्ट देख रहा है, मुझे नहीं लगता अभी फाइनल रिज़ल्ट आ गया है। कहता अच्छा, मैं तुमको भेज भी देता हूँ और मैं खुद भी एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, तू मेरे को भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझे भेजा व्हाट्सएप पे, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, जितने में डाउनलोड हो उसको दोबारा फ़ोन आता है। कहता भाई, लिखा तो उसमें फाइनल रिज़ल्ट ही है और इसमें तुम्हारा नाम 7वें नंबर पे है। मेरी सिट्टी-पिट्टी गुम। मैंने कहा भाई तू फ़ोन रख। मेरे हाथ-पाँव फूल गए। मैंने कहा मैं खुद तो खोल करके चेक कर ही नहीं पाऊँगा ये रिज़ल्ट। मैं बेहोश ही हो जाऊँगा इन द प्रोसेस। किसी तरीके से उस उस सिचुएशन में मैंने बड़ी मुश्किल से वो फ़ाइल आगे फॉरवर्ड करी मम्मी को। मेरे तो सेंसेस ज़ीरो हो चुके थे, सुनने की, सोचने की, समझने की शक्ति ज़ीरो हो चुकी थी। मेरे हाथ-पाँव फूल रहे थे। मैं रोऊँ या हँसूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मम्मी को भेजी, मम्मी ने खोल करके देखी, उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ भाई 7th ही है तू। और उस समय तो मैं बिल्कुल ही रो पड़ा। वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले 7-8 सालों का जितना भी स्ट्रगल रहा है, जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ करके, जब ये प्रॉब्लम डिस्कवर हुई थी, जब लोगों ने मुझे कहा था कि क्या कर रहे हो? क्यों इंजीनियरिंग छोड़ रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी ज़िंदगी? क्यों आ रहे हो दिल्ली? ओपन लर्निंग से कौन ही बीए कौन ही करता है? वो भी ओपन लर्निंग से तो कौन ही करता है? कुछ नहीं है फ्यूचर। जर्नलिज़्म तो बिकी हुई चीज़ है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। जेएनयू में जाकर तो सिर्फ़ गुंडे ही बनते हैं, जेएनयू में कोई फ्यूचर नहीं है। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने इन सबको एक अच्छा जवाब दे दिया और इन सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि वो जो मेरे अंदर का फ़ियर था कि मैं खुद को कभी प्रूव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है,
ये इससे कभी जीत पाऊँगा कि नहीं जीत पाऊँगा। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने उन सबको हरा दिया, आज मैं वो फाइनली जीत गया। तो जहाँ से मैं आ रहा था, जिस पृष्ठभूमि से मैं आ रहा था कि ग्रेजुएशन एक बहुत ही वीक ग्रेजुएशन है, कुछ ख़ास नहीं है, साथ ही साथ ये दिक्कत है। यूपीएससी जैसा कुछ बड़ा अटेम्प्ट करने की सोचना भी अपने आप में एक डेयरिंग बात थी। लोगों से कहते थे तो लोग शायद समझ नहीं पाते थे, उनको लगता था कि भई जिससे आईआईटी नहीं हुआ, जिससे यूपीएससी जिससे ग्रेजुएशन बड़ी रोध हो करके हुई है, वो यूपीएससी कैसे निकाल लेगा? बट मुश्किल चीज़ों को करने में ही, मुश्किल चीज़ों को करते ही वक़्त ही आपका असली कैरेक्टर समझ में आता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वही होता है कि जब आप बहुत डॉन्टिंग चीज़ों को करने की कोशिश करते हो, अगर आप पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं।